नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए सीधे रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी करा लिए जाएंगे। 27 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव को ना है और उन उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है सही समय पर बताई जाएगी चुनाव की तारीख, यह भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इस बात को साफ तौर पर कह दिया गया है, इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह का डिले नहीं होगा। बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा उसी के साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी करा लिए जाएंगे। अब इसकी तैयारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को अब कह दिया गया है, जो अधिकारी हैं उन्हें कह दिया गया है कि अब आप अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि चुनाव में अब किसी तरह का डिले नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जिन 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को ना है वो बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही संपन्न करा लिए जाएंगे। यही वजह है कि राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तरों पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर दौरा कार्यक्रम बना रखे हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रखे हैं। तैयारियों में तेजी अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और लगातार ताबड़तोड़ दौरे भी शुरू हो चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल, जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां पर लगातार दौरा कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वयं प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर पहुंचे थे और जो चीजें हैं वो अब चुनावी रंग में ढलती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या ताजा जानकारी, कब तक तारीखों का ऐलान हो पाएगा या कोई संकेत मिले इसको लेकर? देखिए दीपेश, जो तारीखों की जहां तक बात की जाए तो ये सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और काफ़ी हद तक उम्मीद ये है कि वो बिहार इलेक्शन चुनाव को का जो कार्यक्रम बनेगा उसके साथ ही जितने भी उपचुनाव हैं मध्य प्रदेश की 27 सीटों समेत 65 सीटों पर उपचुनाव होंगे, इनमें से एक लोकसभा की सीट है, तो वो पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। क्योंकि बिहार चुनाव इलेक्शन जो है, चुनाव जो कराया जाता है वो चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, तो उसी दौरान मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर भी चुनाव कराया जाएगा। इसके संकेत कुछ दिन पहले ही मिल गए थे जब चुनाव आयोग ने राज्य के जहां जहां चुनाव होने हैं सीईओ से कहा था कि अपने यहाँ की क्या स्थिति है 3 दिन में रिपोर्ट दें। और आज जो चुनाव आयोग में बैठक हुई है उसी रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ जहां भी उपचुनाव हैं वहां करा लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 29 नवंबर से पहले होनी है। तो ये तय है कि 29 नवंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया जो है वो ख़त्म कर ली जाएगी। बिहार में सरकार का गठन होना है और उसी के दौरान ही मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव करा लिए जाएंगे। तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव का जो कार्यक्रम बनेगा वो चरणबद्ध तरीके से बनेगा। अक्टूबर के आखिर से शुरू होकर संभवतः नवंबर के दूसरे हफ्ते तक या तीसरे हफ्ते तक बिहार चुनाव का कार्यक्रम जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और बिहार अभी बाढ़ है और मध्य प्रदेश में भी बाढ़ के हालात हैं। तो इसको देखते हुए एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। और एक चीज पहले ही चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि जितने भी के जो बूथ होंगे वहां पर सिर्फ 1000 से ज्यादा मतदाता एक बूथ पर नहीं होंगे। बिल्कुल जी दीपेश, बिल्कुल शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि तमाम तरह की गाइडलाइंस अब तैयार की जा रही हैं और उसके बाद की फिर तारीखों का भी ऐलान जल्द किया जा सकता है। चलिए बाकी खबरों के लिए न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत, ओवर टू यू। जो कि लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान ही वे रायसेन भी गए थे और यहाँ पर भी जो बारिश से फसल का नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया। लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इस बात का भरोसा दिया कि आपको किसी प्रकार का जो नुकसान हुआ है
उसका मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मकान जो गिर गए हैं उसका मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, इस बात का भी भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया। इसके अलावा जहां वे गए थे वहां उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि फसलों का सर्वे किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार के पास खजाने में, हालांकि सरकार का खजाना बहुत ज़्यादा भरा नहीं है, कमज़ोर स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद अगर कर्ज लेना पड़ा तो भी कर्जा लिया जाएगा और किसानों को, ग्रामीणों को किसी भी तौर पर मुश्किल का सामना नहीं करना होगा, ये उन्होंने बात कही है। 29 तारीख को मैं खाते गांव में खराब फसल देख के लौट रहा था। भोपाल पहुंचा और सब तरफ से खबर आने लगी, जबलपुर संभाग में भारी बारिश, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, भोपाल, आसपास के पूरे इलाकों में मूसलाधार बारिश। और रात से खबर आने लगी कि बरगी ओवरफ्लो हो रहा है बांध। बरगी हो, बारना हो, तबा हो, कोलार हो, बड़ा तालाब हो, कलिया सौत हो। अब उस दिन रात भर मैंने आंख नहीं लगाई, जब चारों तरफ से बाढ़ बढ़ने का संकट आ रहा था। नर्मदा जी की बाढ़ भी कई जगह 73 के ऊपर पहुंच गई। लोग कह रहे थे कि 73 में भी ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। होशंगाबाद के नीचे चारों तरफ जलोजथा, बीलो पानी पानी। अब ऐसी हालत में चुनौती थी, पहली चुनौती थी लोगों की जिंदगी कैसे बचे। हमने पहले एसडीआरएफ की टीम बुलाई, फिर एनडीआरएफ की टीम बुलाई, और फिर मुझे लगा कि अब तो आर्मी बुलानी पड़ेगी, सेना बुलवाई, फिर हमने एयरफोर्स बुलवाई कि हेलीकॉप्टरों से लोग निकाले। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं बेरोजगारों के प्रदर्शन की। भोपाल में कई युवक और युवतियां प्रदर्शन करते हुए नजर आए और बेरोजगारी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रोजगार देने की मांग कर रहे थे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये लोग सड़क पर भी बैठ गए। चक्का जाम करते हुए युवाओं ने सरकार से रोजगार दिए जाने की मांग की। बड़ी संख्या में युवा जमा हो गए थे। कांग्रेस के कुछ नेता पीसी शर्मा, दिग्विजय सिंह भी पहुंच गए थे। हालांकि प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की वजह से पुलिस ने सख्ती की और 50 से अधिक लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बेरोजगारों के नाम पर राजनीति करना है, बेरोजगारों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और इसलिए अगर बेरोजगारों का आंदोलन था तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों गए थे? समय लिया था इसका, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी अभी आए थे और लाठीचार्ज करके उनको घायल कर दिया और उनको गिरफ्तार किया है। हमारी मांग है इनको तुरंत रिहा किया जाए और मैं लाठीचार्ज की निंदा करता हूं। ये समय लिया था और ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ मुख्यमंत्री को, और मैंने सीएसपी से बात हुई थी मेरी कि भाई हम आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ से ज्ञापन देंगे, लेकिन लाठीचार्ज किया गया, उनको खदेड़ा गया। इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसकी जाँच की मांग करता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और सरकार ने एक नई रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कितना घटिया स्तर का चावल बांटा जा रहा था। खाने लायक चावल नहीं था। 28 जिलों की जो सैंपलिंग हुई है उसमें पता चला है कि बड़ी मात्रा में, बल्कि 73,000 मीट्रिक टन चावल जो है वो खाने योग्य ही नहीं है। प्रदेश सरकार का सभी जिलों को अब निर्देश है कि केवल गुणवत्ता वाले चावल मिलर से लिए जाए और अगले एक हफ्ते में ये पूरी प्रक्रिया करनी होगी। एमपी कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार से मांग कर डाली है कि घटिया चावल देने वाले मिलर्स पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आया है, ये फरवरी के माह में आया है, जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय इंटेलिजेंस ने इस बात का इनपुट माननीय कमलनाथ जी को दिया था कि प्रदेश के अन्य राज्यों से घटिया चावल मध्य प्रदेश में आ रहा है और यहाँ से उसके बदले में अच्छा चावल वहाँ पर बेचा जा रहा है। इसका इनपुट इंटेलिजेंस ने माननीय कमलनाथ जी को दिया था और उस समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने EOW को पूरी जांच सौंप दी है और इसमें जो दोषी हैं वो कोई बच नहीं पाएंगे। उसमें मध्य प्रदेश में लगभग 73,000 मैट्रिक टन चावल जो है वो इंसानों के खाने योग्य नहीं है। सरकार ने इन राइस मिलों को आवेदन देते हुए इन्हें वापस करके अच्छा चावल सप्लाई करने के आदेश दिए हैं, जो सरासर गलत है। जिन मिलरों ने 73,000 मैट्रिक टन चावल लगभग जिसका बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए होता है गलत सप्लाई किया है, उन पर FIR होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन मिलर्स को डिफाल्टर घोषित किया जाना चाहिए। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विधायक के रिश्तेदार तो इसमें शामिल नहीं हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। पुनीत, इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। घटिया चावल पर सियासत लगातार जारी है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार में ये क्या हो रहा है, ये उनका सवाल है। चावल समेत दूसरे राशन सामग्री की भी जांच की वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक के बाद एक ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री ने किए हैं और कई मांग करने के साथ इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरे राशन सामग्री की भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश में कहीं चावल घोटाला, कहीं गेहूं घोटाला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबों को बांटने वाला काम हो रहा है। और चलिए एक बार फिर अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। पुनीत, ओवर टू यू। और आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बंगला खाली कराने के लिए टीम पहुंची थी। ये टीम तब पहुंची जब सज्जन सिंह वर्मा बंगले पर मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में ये कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। सरकारी आवास है, ये खाली कराने के लिए टीम पहुंची थी। सरकारी आवास B10 जो कि 4 इमली में मौजूद है, उसका ताला खोला गया और सज्जन सिंह वर्मा की गैर मौजूदगी में ये टीम बंगला खाली करने पहुंची है। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता। प्रदेश में सरकारी बंगलों को लेकर सियासत भी जारी है और पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली कराने को लेकर गृह विभाग का एक्शन भी जारी है। आज संपदा की टीम पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के 4 इमली पर बने सरकारी आवास B10 पर पहुंची और यहां पर पुलिस की मौजूदगी में बंगले के ताले खुलवाने का काम हुआ है। कई बार नोटिस सज्जन सिंह वर्मा को दिया गया है बंगला खाली कराने को लेकर, लेकिन बार बार नोटिस के जवाब नहीं आने के बाद आज संपदा की टीम ने खुद यहां पर पहुंचकर ताला खोलने की कार्रवाई की है और अब जो है सामान भी जब्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर सज्जन सिंह वर्मा के सरकारी बंगलों को खाली कराने की कवायद में अब जो है संपदा की टीम लग गई है। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि वो कोविड-19 के चलते फिलहाल सरकारी बंगले में रह रहे थे, लेकिन वो जल्दी अपना बंगला खाली कर देंगे। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर निवाड़ी से, किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कर्ज को लेकर यह किसान परेशान था। खेत पर किसान का फांसी पर लटका हुआ शव मिला है। बारिश के चलते किसान की फसल बर्बाद हो गई थी। बिजली बिल की अधिक राशि और बैंक रसूखदारों से दिया हुआ कर्ज, ये तमाम चीजें थी जो कारण बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पृथ्वीपुर के चंदेरी टूरिया गांव की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रसूखदारों के कर्ज से किसान परेशान था और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निवाड़ी का ये किसान था जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कर्ज सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। चाचा प्यारेलाल यादव, क्या वजह है आत्महत्या की? इनकी आत्महत्या की वजह है जे इनका तो बिजली का बिल भी और बैंक का कर्ज, साहूकारों का कर्ज और पूरी फसल चौपट है। एक तो बारिश नहीं हुई, बारिश से फसल चौपट है और मवेशियों ने पूरी फसल चल ली है। कुछ भी नहीं है, 2 पैसे का दाना नहीं है। 60-70 हज़ार रुपये की लागत थी फसल में, 1 पैसे का कोई उसमें नहीं है। और इसीलिए उनने कल हमसे कहा कि कुछ है नहीं है फसल में, बिल के नोटिस आ रहे हैं तो हमने कि कछु नहीं है और बिल भर दें
हैं। तो आज सुबह उन्हें हम पेट्रोल लेने गए थे, डीजल लेने गए थे ट्रैक्टर के लिए, और भैया ने फ़ोन लगाया कि नन्ना ने फांसी लगा ली। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। खबर भोपाल से। मंडी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। मंडी के गेट पर हड़ताली कर्मचारी बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार से मंडी और उससे जुड़े कार्यालय में तालाबंदी कर्मचारियों के द्वारा कर दी जाएगी। मॉडल एक्ट को वापस लेने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। प्रदेश में मंडी के अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। कल से ये हड़ताल शुरू हुई थी राजधानी भोपाल में। उसके बाद प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं वहां पर हड़ताल जो है कर्मचारी कर रहे हैं, गेट पर जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भोपाल में जो मंडी बोर्ड का जो मुख्यालय है वहां पर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो मॉडल एक्ट सरकार लेकर आई है उसे तत्काल वापस लिया जाए। वो कर्मचारियों के हित में नहीं है, वो किसानों के हित में नहीं है। यही कारण है कि कल मंत्रालय की तरफ कूच की थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारियों पर FIR भी दर्ज की गई, लेकिन ये हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरे दिन भी ये हड़ताल जारी है, चाहे मुख्यालय हो या प्रदेश की तमाम जो मंडी है वहां पर गेट पर जो है प्रदर्शन किया गया, और भोपाल में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। अब आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आपकी हड़ताल की? कल का जो हमारा आंदोलन था उसमें जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, रैली निकाली थी, और तो पुलिस प्रशासन ने अनावश्यक रूप से हम लोगों को लाठी चार्ज किया, जिसमें हमारे 1-2 कर्मचारियों के हाथ भी टूटे हैं, उनके प्लास्टर चढ़ा है, और बाकी कर्मचारियों पे FIR वगैरह भी दर्ज की गई है। हमारा आंदोलन अब तो प्रदेश की पूरी मंडियां बंद हैं, बस अब गेट पे बैठ के सब अपना आंदोलन कर रहे हैं। पूरे आंचलिक कार्यालय बंद हैं और पूरे प्रदेश के तकनीकी जो संभाग है वो भी बंद है। आज आप देख रहे हैं हम लोग भी यहाँ आकर बाहर बैठे हुए। ये आंदोलन हमारा जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं मानी जाएंगी। सोमवार से हम अब एक तरफ तालाबंदी करेंगे। अभी तो हमारे ऑफिस में खुले हैं, सब कुछ आना जाना हो रहा है। बस अब सोमवार से हम लोग तालाबंदी करेंगे। कोई आदमी, कोई व्यक्ति अंदर नहीं घुसेगा, बाहर हम लोग बैठ के धरना देंगे। ये धरना हमारा जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जा रही। शासन प्रशासन अच्छा इतनी बार आवेदन दिए हम लोगों ने, आवेदन दिए मिले, लेकिन कोई मांगे नहीं मानी गई। बिल्कुल लगातार ये जारी रहेगा। सोमवार से जो है जो ऑफिस है मंडी के, चाहे वो उपमंडी हो या कार्यालय हो, वहां पर तालाबंदी जो है की जाएगी। लगातार निजीकरण का आरोप जो है मंडी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लगाया जा रहा है। यही कारण है कि इनकी हड़ताल जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ मौजूद है। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और जैसे कि भोपाल की आप तस्वीर और भोपाल की खबर बता रहे थे कि मंडी मॉडल एक्ट को लेकर विरोध हो रहा है, कुछ यही तस्वीरें प्रदेश के बाकी जगहों पर भी मंडियों में देखने को मिल रही है। वहां पर भी कर्मचारी जो हैं वो विरोध में उतरे हुए हैं। हरदा की ही बात कर लें, कृषि मंत्री का गृह जिला है और यहाँ पर मंडी मॉडल एक्ट का विरोध जारी है। दूसरे दिन भी जिले के 6 कृषि मंडियों के कर्मचारी एक्ट का विरोध कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंडियों में हड़ताल के चलते नीलामी का काम बंद है और किसान भी परेशान है। मंडी कर्मचारी संगठन और मंडी बोर्ड, प्रदेश मंडी बोर्ड के MD के बीच कल रात हड़ताल खत्म करने को लेकर बातचीत हुई थी। मंडी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी ने कहा है कि प्राइवेट मंडी अस्तित्व में आने से उनके वेतन भत्ते पर असर पड़ेगा। सरकार ये बताए कि कर्मचारियों को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है। बीती रात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा था कि मॉडल एक्ट से कर्मचारियों का अहित नहीं होगा। कर्मचारी जितने हैं सभी हड़ताल पे हैं मॉडल एक्ट के विरोध में, और अपने मांग है कि हमको भी कर्मचारियों को राज्य सेवा कर्मचारी में शामिल किया जाए, जिससे कि हमारे वेतन भत्ते पेंशन की व्यवस्था हो सके। चर्चा की है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मंडियाँ रहेगी, आपको तनख्वाह भी मिलेगी, आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको भत्ते भी मिलेंगे, आपके अहित नहीं होने देंगे। और वो सहमत हुए हैं और मैंने MD को भेजा है उनके पास चर्चा करने के लिए और उनका जो धरना है उसको समाप्त करने के लिए, हड़ताल समाप्त करने के लिए। झारखंड के गोड्डा से ग्वालियर तक 1300 किलोमीटर का सफर अपनी पत्नी को लेकर धनंजय मांझी ने तय किया था ताकि उनकी पत्नी एग्जाम दे सकें।
उनकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती हैं और उनको वे लेकर ग्वालियर पहुंचे स्कूटी से। लेकिन इसके बाद जब न्यूज़ 18 पर यह खबर दिखाई गई तो जिला प्रशासन ने मदद की है धनंजय मांझी की और उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। को मैं धन्यवाद देता हूं सारे जगह न्यूज़ को चलाने के लिए और बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। एक जमशेदपुर से डी करके नाम है, उसने 5,000 रुपया अभी 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग में भेजा है। और एक इस ग्वालियर की मैजेस्टिक जैसे डीएम, उसने शाम को आया था, एक डीएम नहीं बताया, कलेक्टर बताया, उसने 5,000 रुपये का मुझे सहयोग दिया है। उसमें गिफ्ट में दिया था, पता ही नहीं था उसमें अंदर में क्या है। उसके अंदर में 5,000 रुपये पैसा था, 2,000 का नोट था और बाकी 500 का नोट था। और अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में एक महिला जिसका इलाज चल रहा था कोरोना से संक्रमित थी, महिला की मृत्यु हो गई और उसके बाद महिला के शरीर पर जो जेवर थे उनको चोरी कर लिया गया। सोने की चूड़ियां और अंगूठी चोरी करने का यह मामला है। नीमच के रहने वाली महिला को कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक महिला के लड़के ने शव से सोने की चूड़ियां और अंगूठी चोरी करने का आरोप लगाते हुए चिमनगंज थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। और चलिए अगली खबर इंदौर की, जहां पर एक बैठक बुलाई गई थी। बैंक से जुड़े काम के लिए यह बैठक बुलाई गई थी और बैठक में कुछ बैंक प्रबंधकों के नहीं पहुंचने पर नगरपालिका ने कैनरा बैंक के सामने कचरा वाहन से कचरा खाली करा दिया। इस दौरान नगरपालिका सीएमओ पवन अवस्थी मौजूद थे। इसके अलावा कचरे से भरे हुए वाहन पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, यूको बैंक की शाखाओं के सामने भी पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से समझाकर लौटा दिया गया। मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि कलेक्टर ने सभी बैंक मैनेजरों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कुछ बैंक मैनेजर नहीं पहुंच पाए थे और उन्हीं को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया। कैनरा बैंक के मैनेजर ने भी बताया कि वो कलेक्ट्रेट की बैठक में नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते नगरपालिका ने कचरे की ट्रॉली खाली करवा दी। हालांकि जब बात मीडिया में पहुंची तो कचरे को फिर से हटा दिया गया। और चलिए अब ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपेश के पास चलते हैं। दीपेश। शुक्रिया पुनीत। बड़ी खबर बता देते हैं, कांग्रेस का सहकारिता मंत्री पर बड़ा आरोप। मंत्री अरविंद भदौरिया पर हेमंत कटारे ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग में अरविंद भदौरिया ने गलत जानकारी दी है, ये हेमंत कटारे का कहना है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने की है। चुनाव आयोग से शिकायत कांग्रेस करेगी, ये भी उन्होंने कहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिंह भदौरिया मध्य प्रदेश के सबसे झूठे मंत्री हैं। इन्होंने न सिर्फ निर्वाचन अधिकारी को झूठ बोला, पूरी मध्य प्रदेश की भिंड की जनता से झूठ बोला, जिसका प्रमाण यह है कि इन्होंने बताया इनके पास कोई संपत्ति नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा के कसोंगा ग्राम में इनके पास कई एकड़ों कृषि भूमि है, जिसका ये लगान भर रहे हैं और 2009 में इन सभी भाइयों के नाम नामांतरण हो चुका है और यह एक आपराधिक क्या कहते हैं श्रेणी में आता है। इसमें 6 महीने से 3 साल का दंड भी मिल सकता है। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी इस प्रकार का केस दर्ज हो चुका है बतौर मुख्यमंत्री। तो मैं इस सारी चीजों के प्रमाण रखते हुए ये मांग करता हूं कि अरविंद सिंह भदौरिया को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें। इनकम टैक्स की पूरी जांच होनी चाहिए बिना किसी दबाव के इनके ऊपर। स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए, प्रोटेम स्पीकर को। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, पॉलिटिकल स्टंट या फिर कोई और भी इसमें मामला जुड़ा हुआ है, या फिर वाकई में जो है वो सच्चाई के, और फिर क्या अब आगे जांच हो पाएगी? देखिए, ग्वालियर चंबल इलाके में उपचुनाव होना है और ऐसे में ग्वालियर चंबल के इलाके को लेकर ही ये दोनों नेता आते हैं। हेमंत कटारे जो कि पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अब प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर इस बात का आरोप लगाया है कि उनके पास जो जानकारी है उसके तहत अरविंद भदौरिया ने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उसमें अपने पास कोई संपत्ति नहीं होने की जानकारी दी थी, जबकि उनके पास यूपी के इटावा में जमीन और संपत्ति है। इस जानकारी के मामले को उजागर करते हुए हेमंत कटारे नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।